बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 37 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 38 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी आराज़ से लाजमन आगाह किया कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों से हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए। आइए इस दास्तां का आगाज़ करते हैं। वो मेरे आज़ा के चक्कर में था, तभी मुझे जिस्मानी नुकसान पहुंचाने से गुरेज कर रहा था। मजीद एक चौथाई ट्रिप के बाद मेरे लिए बाकी ट्रिप पीना मुमकिन नहीं रहा था। सुस्ती के बावजूद मेरा पेट भर गया था और अब मुझे हाजत महसूस होने लगी थी, मगर मैं यहाँ बंधा हुआ था और अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता था। मसला ये था कि अगर मैं पानी ना पीता तो वो कतरा कतरा मेरे मुंह पर टपकता रहता और अगर मैं मुंह बंद करता तो होठों और नाक पर गिरता। मैंने तजर्बा करके देखा तो पता चला कि मुंह बंद करने की सूरत में कतरे नाक में जा रहे थे। दूसरी सूरत में मुझे होंठ यूं फैलाने पड़ते थे कि कतरे इन पर गिरकर दाएं बाएं ठलक जाएं और नाक में न जाएं। मगर यह भी आसान काम नहीं था। अगर मैं बच्चा होता तो बासानी देर तक इस तरह चिढ़ाने वाले अंदाज में होंठ फैला सकता था, मगर मैं बच्चा नहीं था, इसलिए मेरे सख्त हो जाने वाले होंठ जरा सी देर में थक गए और मैं मुंह सीधा करने पर मजबूर हो गया। नतीजे में पानी फिर नाक में जाने लगा और मुझे थक हार कर मुंह खोलना पड़ा था। पानी कतरा कतरा गिर रहा था जिसे मैं मुंह में भी जमा नहीं कर सकता था। वो खुद ब खुद हल्क से नीचे जा रहा था। अब मेरा पेट फूलना शुरू हो गया था क्योंकि गुर्दों के अमल से पानी मेरे मसाने में जमा होता जा रहा था। मजीद कुछ देर बाद मेरे लिए जब्त करना दुश्वार हो गया तो मैंने चिल्ला कर कहा, कोई है, मुझे वॉशरूम जाना है। कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दूसरी तरह से पुकारा और यहाँ मौजूद अफराद के खानदानी रिश्तों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हुए इन्हें बताया कि मेरा पेट फटने वाला है और मैं अब यहीं फारिग हो जाऊंगा। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। इस पर मुझे किसी बुजुर्ग की एक बादशाह को नसीहत याद आई। जो पानी पीने जा रहा था और बुजुर्ग ने बादशाह से इस पानी की कीमत दरियाफ्त की तो उसने अपनी आधी सल्तनत इसके एवज देने को कहा। और फिर बुजुर्ग ने पूछा कि यही पानी जिस्म में रुक जाए और खारिज न हो तो बादशाह इस सूरत में अपनी बाकी सल्तनत देने को तैयार हो गया। तब बुजुर्ग ने उससे कहा था कि अपनी सल्तनत पर गुरूर न करें कि इसकी कीमत पानी का एक प्याला और उसके मुसावी मिकदार में पेशाब है। मैं इस कैफियत से गुजर चुका था जब एक गिलास पानी के बदले में मरने को तैयार हो गया था कि मेरे पास एक यही मता है। अब दूसरा मरहला शुरू हो गया था और मैं इसके बदले कुछ भी देने को तैयार था। अगरचे मुझे मजबूरी नहीं थी, मैं आराम से यही फारिग हो सकता था, लेकिन ये मेरी तबाह को कवारा नहीं था कि मैं शीरख्वार बच्चों की तरह अपने कपड़े कंधे कर लूं। इसलिए बेताब था कि कोई आए और मुझे इस कैद से निजात दिलाकर वॉशरूम का रास्ता दिखाए। ड्रिप खत्म होने के करीब थी और मैं भी फटने के करीब था। मैं पुकार के तीसरे राउंड का आगाज करने वाला था कि दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैंने सुकून का सांस लिया कि मेरी फरियाद सुन ली गई थी। मेरा ख्याल था कि ताज या गौहर शाह का कोई और गुर्गा आया होगा, मगर जब आने वाला मेरी नजरों के फोकस में आया तो मैं दंग रह गया। वो साइमा थी, वही साइमा जिसने मुझे इस कोठी और डिफेंस वाली कोठी का पता बताया था और फिर गायब हो गई थी। वो गौहर शाह से बचती फिर रही थी और अब गौहर शाह की कोठी में थी। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गई थी। डॉक्टर तुम यहाँ कैसे? क्या इन लोगों के हाथ आ गई? उसने सर हिलाया। उसी दिन पकड़ी गई थी। फिर उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, प्याले की कोई बात मत करना। गौहर शाह को पता नहीं है कि मैंने तुझे डिफेंस वाली कोठी दिखाई थी। मैंने नहीं बताया, लेकिन वो बच्चा नहीं है। उसे मालूम है कि हम तुम्हें उसके कब्जे से निकाल कर ले गए थे और तुम ही ने उसके ठिकानों की निशानदही की होगी। वो सहम गई। उसने कुछ कहा नहीं है, पर वह है बहुत जालिम। बंदे को वहां मारता है जहां उसने सोचा भी नहीं होता। हो सकता है उसका शक तुम्हारी तरफ ना गया हो। वैसे मेरे साथ वहां जाने वाला बंदा इस जगह से वाकिफ था। अगर गौहर शाह ने पूछा तो मैं उसका नाम ले दूंगा। तेरा शुक्रिया डॉक्टर। ऐसा नहीं, मुझे खोलो, मैंने कसमसा कर कहा। मुझे बाथरूम जाना है। उसने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं खोल सकती, मैं तो तेरी आवाज सुनकर यहाँ आ गई। तब गौहर शाह या ताज से पूछो, मैंने बेताबी से कहा। मेरा पेट फटने वाला है। उसने सर हिलाया और बाहर चली गई। इसका मतलब था कि मैं गौहर शाह की कोठी में था। साइमा की मौजूदगी से ऐसा ही लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे दोबारा देख सकूंगा, क्योंकि वो गौहर शाह से रुपोश रहने के लिए शायद लाहौर ही छोड़ जाए। इसकी बदकिस्मती कि वो उसी दिन पकड़ी गई और खुशकिस्मती के गौहर शाह ने फिर उसे अपने जल्लादों के हवाले नहीं किया।
हालांकि वो उसके 4 आदमियों की कातिला थी। बेशक उसने इन्हें सिर्फ नामर्द किया था, मगर गौहर शाह ने इसी वजह से इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वो नाकारा हो गए थे और इसके लिए बोझ बन जाते। गौहर शाह जैसे लोग बोझ नहीं पालते हैं। साइमा चंद मिनट बाद वापस आई और मेरे जिस्म से बंधी बेल्टें खोलने लगी। इसके साथ कोई और नहीं आया था। उसने मुझे खोलते हुए खबरदार किया, उल्टी सीधी हरकत मत करना। कैसी हरकत? यही भागने वाली। यहां से कोई नहीं भाग सकता है। भाई गौहर शाह के कुत्ते भी हैं जो किसी अजनबी को देखकर चीर फाड़ देते हैं। मेरा फरार का बिल्कुल इरादा था, इसलिए मैंने किसी किस्म के यकीन दहानी से गुरेज किया। अलबत्ता जब मैं उसके साथ बाहर आया तो सामने ही ताज को मौजूद पाया। वो कुर्सी पर बैठा था और उसकी शाटगन उसके रानों पर रखी थी। वो मुझे खबरदार करने वाली नजरों से देख रहा था कि मैं कोई हरकत न करूं जो मेरे हक में अच्छी ना हो। ये छोटी सी राहदारी थी और इसके कोने में ही वॉशरूम था जो शायद मुलाजमीन के लिए बनाया गया था। मैं अंदर चला गया। साइमा बाहर रुक गई। 1 मिनट बाद मैं नहायत मुतमईन और किसी कदर पुरमुसरत अंदाज में बाहर आया था। हाथ और मुंह धोते हुए मैंने बाथरूम का जायजा लिया तो इसे मुकम्मल तौर पर बंद पाया। सिर्फ एक कोने में 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन लगा था जो यहाँ की कसीफ हवा को बाहर निकाल रहा था। फरार की कोई गुंजाइश नहीं थी और साइमा मुझे इतला दे चुकी थी कि बाहर 2 पैरों के साथ 4 पैरों वाले भी थे। इसलिए मैं बादल नख्वास्ता बाहर आया। साइमा वहीं मौजूद थी। अब तक मुझे अपनी पड़ी थी और मैं इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सका था। अब मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। वो बनी संवरी खड़ी थी, सिल्क जैसे किसी कपड़े की इंतहाई चुस्त कमीज जो खास तौर से कमर से तंग थी और समझ में नहीं आ रहा था कि उसने चढ़ाई कैसे होगी। इसी किस्म के कपड़े का चुस्त पाजामा पहन रखा था। जाहिर है कि इस लिबास में दुपट्टे का कोई काम नहीं था। मजमूई तौर पर यह लिबास बहुत सनसनीखेज और नुमाया करने वाला था। गौरी रंगत के साथ वो खुश शक्ल भी थी, लेकिन उसका असल असासा उसका जिस्म था और मुझे पहली बार उसका इल्म हुआ। इससे पहले वो खासी देर मेरे साथ रही थी, मगर वो आम से लिबास में थी और मैंने गौर भी नहीं किया था, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं हुआ। मुझे यूं गौर करते पाकर वो खुश हुई और बोली, मैं कैसी लग रही हूं? ठीक लग रही हो, मैंने कहा। इस तारीफ पर वो जरा मुरझाई, फिर बोली, आओ मेरे साथ। वो मुझे एक और कमरे में लाई जो उसी राहदारी के आखिरी सिरे पर था। राहदारी के दोनों सिरे बंद थे और यहां से बाहर जाने का रास्ता पता नहीं किस तरफ था। दोनों तरफ 3-3 दरवाजे थे, यानी कुल 6 कमरे थे। एक तरफ बंद थी और दूसरी तरफ वॉशरूम था। लाजमी बात थी कि इन ही दरवाजों में से कोई बाहर जाने के लिए था और मेरे ख्याल में वो दरवाजा था जिसके आगे ताज कन समेत बराजमान था। ये कमरा भी इसी साइज का था। यहाँ बेडरूम सेट था, किंग साइज डबल बेड। इसके एंड सामने इसी डिजाइन की ड्रेसिंग टेबल और दरवाजे के साथ 3 पट की अलमारी थी। फर्श पर दबीज कालीन था और बेड के बाद खिड़की थी। इस पर कालीन से हम रंग पर्दे थे। साइमा ने एसी ऑन किया और मेरी तरफ देखकर तौबा शिकन किस्म की अंगड़ाई ली और मानी खेज अंदाज में बोली, क्या ख्याल है डॉक्टर? ख्याल तो अच्छा है। मैं बेड के किनारे नीम तराज हो गया। तब मैं लाइट बंद कर दूं? उसने खुश होकर पूछा। हाँ, और दरवाजा भी बंद करती जाना। दरवाजा खुला हो तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। एक लम्हे को उसका मुंह खुला रह गया। मैं जाऊं? हाँ, तो और क्या कह रहा हूं, मुझे अकेले सोने की आदत है। तो जी कुछ देर बाद सो जाना ना। उसने पेश कदमी की और मेरे पास आ गई। उसने झुककर मेरे जूते उतारना चाहे, मगर मैंने उसे रोक दिया। इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ। उसने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर रह गई। अचानक ही उसके तासरात बदल गए थे। उसने आहिस्ता से कहा, तेरा क्या ख्याल है? मैं अपनी खुशी से ये सब कर रही हूँ। फिर मुझे शाह जी ने हुक्म दिया है। मगर क्यों? मैं कैसे पूछ सकती हूँ? वो बोली, यहाँ सब शाह जी के गुलाम हैं। मैं नहीं हूं, मैंने कहा। अगर वो पूछे तो तुम कहना मैंने इनकार कर दिया। उसने नफी में सर हिलाया। उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूं, साथ ही धमकी दी कि मैं नाकाम रही तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर नफी में सर हिलाया। तुम मुझसे कह सकती हो कि मैंने सख्ती से मना कर दिया था। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं। मैंने औरत को कभी खिलौना नहीं समझा और ताल्लुक में हमेशा उसका ख्याल रखा है। वो रोहानसी होगी, वो बहुत जालिम है। अगर मैं तुझे दिखाऊं कि मेरा पूरा जिस्म भरा हुआ है इसके जुल्म के निशानात से। मैं समझता हूं कि इस किस्म के लोग किसी बेबस औरत के साथ क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा करो, तुम कुछ देर यहां रहो और फिर जाकर उसे कह दो कि तुमने उसके हुक्म की तामील कर दी। मेरी बात पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने हिचकिचा कर कहा, अगर उसने झूठ पकड़ लिया तो? वो कैसे पकड़ सकता है? तू डॉक्टर है, क्या तू नहीं जानता कि कैसे पकड़ सकता है? मैं सोच में पड़ गया। वो वाकई पकड़ सकता था, मगर साइमा की खातिर मैं अपने मकाम से तो गिर नहीं सकता था। इसके बाद मैं किसी से क्या खुद से नजरें मिलाने की काबिल भी ना रहता। मैंने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो खड़ी होगी और कुछ देर सर झुकाए खड़े रहने के बाद उसने बाहर का रुख किया
उसने अकब में दरवाज़ा बंद किया तो मैं लेट गया। डिहाइड्रेशन फिर मुस्तकिल बंधे रहने से मेरा जिस्म टूट रहा था और मुझे आराम की ज़रूरत थी। ये कुदरत की तरफ से किसी इनाम से कम नहीं था कि गौहर शाह की कैद में मुझे इतना आराम दे और पुरतायुश कमरा मिला था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसने साइमा को इस हुक्म के साथ क्यों भेजा था। ये यकीनन उसकी मेहरबानी नहीं थी। फिर क्या वजह थी कि उसने साइमा को ऐसा हुक्म दिया? मैं सोच में पड़ गया। इस तरह वो मेरी जिस्मानी कारकर्दगी जांचना चाह रहा था। जब मुझे ख्याल आया कि मैं क्या सोच रहा हूं तो मेरे बेसाख्ता ला हौला वला कुव्वता पड़ा। कमरे में कई लाइट्स रोशन थी और तेज रोशनी मेरी आंखों में छुप रही थी। मैंने उठकर लाइट बंद करना चाही तो पता चला कि स्विच बोर्ड के बटन काम नहीं कर रहे थे। तब लाइट्स कैसे ऑन हुई थी? जब हम आए तो ये लाइट्स ऑन ही थी। मैंने कई बार स्विच ऊपर नीचे किए मगर लाइट्स पर कोई असर नहीं पड़ा। और तब मुझे ख्याल आया। मैंने सरसर से अंदाज में कमरे का जायजा लिया और किसी कदर तलाश के बाद मुझे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर लगे एक दीवार की शोपीस में शीशे की चमक महसूस हुई। हालांकि ये प्लास्टिक जैसी किसी चीज से बना हुआ क्यूपिड का मुजस्मा था जो तीर चला रहा था। इसके दोनों खिंचे हुए बाजुओं के दरमियान एक स्याह सुराख था और वो चमक इसी सुराख से महसूस हुई थी। क्या ये कैमरे का लेंस था? अगर साइमा अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो मेरी मूवी बन जाती। मगर सवाल ये था कि गौहर शाह मूवी बनाकर क्या कर लेता? मुझे ब्लैकमेल करना बेकार था। अगर वो मुझे खामोश रहने और खून बहा कबूल करने पर मजबूर करना चाहता था तब भी इसमें रिस्क था। मैं अभी मान जाता और आज़ाद होने के बाद मुकर जाता तो वो क्या कर लेता? एन मुमकिन था इस फिल्म की तशहीर भी मुझे ना रोक पाती। मैं वापस आकर लेट गया और कुछ देर बाद सो भी गया था। प्यास मिट गई थी और भूख बहुत मामूली सी थी, इसलिए नींद आने में ज्यादा देर नहीं लगी। मेरी आंख खुली तो कमरे में तारीकी थी और एक नाइट बल्ब रोशन था। मैंने मौका गनीमत जाना और उठकर इस शोपीस को चेक किया। लेंस का गोल शीशा साफ महसूस हुआ था। शोपीस को दीवार से उखाड़ना मुनासिब नहीं था। इससे वो जान जाते कि मैं कैमरे की मौजूदगी से आगाह हो चुका हूँ। यहाँ घड़ी नहीं थी और मैं अंदाजा नहीं कर सकता था कि वक्त क्या हुआ है। खिड़की के बाहर तारीकी थी। अगर मैं सारा दिन बेहोश रहा था तो इस वक्त रात हो गई थी और अब शायद रात भी खत्म होने वाली थी। मैंने अलमारी चेक करना चाही मगर इसके पट्ट बंद थे। ड्रेसिंग टेबल की दराजें खाली थी। बेड के दोनों तरफ मौजूद साइड दराजें भी खाली थी। अलबत्ता इन पर टेबल लैंप रखा हुआ था। हल्के प्लास्टिक और बहुत ही मामूली से एल्युमिनियम पाइप से बना ये टेबल लैंप हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ड्रेसिंग टेबल के नीचे चंद इंच के पाए थे। अगर मैं इन्हें तोड़ भी लेता तो इनसे कोई फायदा नहीं उठा सकता था। मैं मायूसी के आलम में वापस आकर लेट गया। फिलहाल रिहाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बाहर ताज मौजूद था और मुसल्ला भी था। वो खाली हाथ से भी खतरनाक साबित हो सकता था। इसके बारे में सोचते हुए मेरी तवज्जो उसके शॉर्ट गन की तरफ गई। अगर मैं किसी तरह उसकी शॉर्ट गन हासिल कर लेता तो इस हथियार की मदद से यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता था। मुझे यकीन था कि यहाँ से निकलना आसान काम नहीं होगा मगर मैं कोशिश तो कर सकता था। इसके लिए जरूरी था कि मेरे पास कोई हथियार हो जिसे मैं काम में ला सकूं। मैंने उठकर दरवाजा चेक किया और वो लॉक निकला। किसी वक्त उसे बाहर से बंद कर दिया गया था। उसका हैंडल इस किस्म का था कि उसे अंदर से लॉक नहीं किया जा सकता था। अगर मैं किसी तरीके से ताज को अंदर आने पर मजबूर कर देता तो भी इससे हथियार हासिल करना आसान नहीं था। वो मेरी तरफ से पूरी तरह चौकन्ना होकर आता। यह भी मुमकिन था कि वो सिरे से ना ही आता और साइमा या किसी और को भेज देता या फिर किसी को ना भेजता और मेरी पुकार पर कोई तवज्जो ना देता। ये सारे ख्यालात मेरे जहन में थे। जब खासी देर गौर व खौज के बाद भी कोई तरीका समझ में नहीं आया तो मैंने सोचना छोड़ दिया, यानी जहन को आज़ाद कर दिया। और यूं ही लेटे लेटे न जाने कितना वक्त गुजर गया। अचानक ही कमरे की रोशनी ऑन होगी। इसके निस्फ घंटे बाद साइमा ने अंदर झांका। उठ गए हो? हाँ, वक्त क्या हुआ है? नाश्ते का वक्त हो गया है, उसने मुबहम अंदाज में कहा। मेरे साथ आओ, वॉशरूम जाना है तो। क्यों नहीं? मैं उसके साथ बाहर आया। ताजी सी जगह कुर्सी पर बैठा हुआ था। शॉटगन हस्बे मामूल उसकी गोद में थी। मैं साइमा के साथ वॉशरूम तक आया और अंदर जाने से पहले सरसरी अंदाज में कहा, तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा खोलकर उसने सादगी से जवाब दिया। चाबी से? नहीं, बस लट्टू घुमाया तो खुल गया। अब मैं समझा कि बवक्ते जरूरत दरवाजे के लट्टू को सिर्फ बाहर से घुमाने पर दरवाजा खुलता है। मुझे नहीं मालूम कि इसका मैकेनिज्म क्या है, लेकिन यकीनन कोई तरीका होगा, कोई खुफिया लाग जिसे ब्रोकार लाने से अंदर का हैंडल बेकार हो जाता होगा। साइमा जानती नहीं थी या मुझे बताना नहीं चाह रही थी, इसलिए अनजान बन रही थी। मैं वॉशरूम से आया तो वो गायब थी। मैंने ताज से छेड़खानी का फैसला किया। जाते जाते उसके पास रुका। तुम बहुत वफादार हो, किसी अच्छी नस्ल के कुत्ते हो। उसकी आंखों में शोला सलपकर उसने काटदार लहजे में कहा, जल्द तुझे पता चल जाएगा कि किस नस्ल से हूं। हो सकता है सिर्फ मेरा गुमान हो, बाजुकात आदमी को खुद पता नहीं होता कि इसका बाप कौन है। मैंने कमरे की तरफ जाते हुए कहा,
मगर तुम जैसे लोग अपने अंदाता को खूब पहचानते हैं। बकवास कर लो। वो फिर घुराया। मैंने कहा ना, एक ही बार हिसाब बराबर करूंगा, तुझसे भी और उससे भी। मैं जाते जाते रुक गया। किससे? इस कुत्तिया से। उसका इशारा वाज़ेह था। मैं पलट कर उसकी तरफ आया तो उसने चौकन्ना होकर शॉटगन सामने कर ली। वापस जा। मगर मैं अनसुनी करके उसके बिल्कुल सामने आया और सर्द लहजे में कहा, अब तुमने हुमैरा के बारे में बकवास की तो क्या कर लेगा तू? वो मुस्कुराने लगा। मैं सिर्फ बकवास नहीं और भी बहुत कुछ करूंगा। उसका ख्याल था कि मैं शॉटगन पर हाथ डालूंगा, मगर खिलाफ तवक्का मैंने ऐन सामने से उसके नाक पर मुक्का रसीद किया। वो जोरदार था और वो करहा कर पीछे गया। शॉटगन की नाल मेरे सीने की तरफ थी और उसके टैगर दबाने की देर थी कि मैं आन जहानी हो जाता, मगर उसने टैगर नहीं दबाया। पीछे हटकर उसने अपने नाक पर हाथ रखा जिससे खून टपक रहा था और मुश्तिल होकर शॉटगन ऊपर की थी। वो मुझे दस्ता मारने वाला था। मैंने दस्ते की परवाह किए बगैर उसके दाएं घुटने पर ठोकर मारी। जो दस्ता मेरे सर पर लगना चाहिए था वो मेरी शाने पर लगा। दर्द की लहर ने एक लम्हे को मेरा शाना मफलूज कर दिया, मगर मेरी ज़र्ब ज्यादा कार कर रही थी। वो लड़खड़ा कर पीछे गया और कुर्सी से टकराया और नीचे ढेर हो गया। शॉटगन छूटकर उसके पास गिरी थी। मैं उसकी तरफ लपका था कि सामने से दरमियानी दरवाजा खुला और गौहर शाह पस्तौल बदस्त नमूदार हुआ। बस, उसने किसी डायरेक्टर की तरह कहा जो सीन शूट हो जाने पर कट कहता है। मैं रुक गया और ताज तकलीफ के बावजूद फुर्ती से खड़ा हो गया। उसने शॉटगन उठा ली। गौहर शाह ने सर्द लहजे में पूछा, क्या हो रहा था यहाँ? इसने मुझ पर हमला किया है। ताज ने अपनी जख्मी नाक पेश की। ये एक डॉक्टर है और तुम बचपन से बदमाशी के माहिर हो, फिर ये कैसे कामयाब हुआ? इसने धोखे से हमला किया। ताज बौखला गया। वो खौफजदा था। अफसोस कि तुम एक आम आदमी के धोखे में आ जाते हो। गौहर शाह का लहजा मजीद सर्द हो गया। अगर इस तुम्हारी टक्कर का कोई बदमाश होता तो इस वक्त यहां तुम्हारी लाश पड़ी होती। ताज सर झुकाकर और दूसरे लफ्जों में तुम दबाकर खड़ा हो गया। फिर गौहर शाह ने उसे दफा हो जाने का इशारा किया और वो उसी दरवाजे से निकल गया। तुम इसे बदमाश करार दे रहे हो, हालांकि तुम खुद क्या हो? फर्क सिर्फ छोटे बड़े का है। सैफ, अपनी जुबान काबू में रखो, उसने सुकून से कहा। इंसान अपनी जुबान की वजह से मुश्किल में पड़ता है। अगर मैं ना आता तो इस वक्त यहां तुम्हारी लाश पड़ी होती। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैंने तंजिया लहजा में कहा, लेकिन इस मेहरबानी की वजह समझने से कासिर हूं। गौहर शाह मुझसे जरा फासले पर था और उसने पिस्तौल ढीले अंदाज में पकड़ रखा था, मगर उसका रुख मेरी ही तरफ था और वो मेरी तरफ से पूरी तरह चुकन्ना था। हालांकि कुछ देर पहले वो ताज से कह रहा था कि मैं एक आम आदमी हूं। उसने सर हिलाया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता और जल्द तुम इसकी वजह जान जाओगे। वजह जानने के लिए बहुत ज्यादा अक्लमंदी की जरूरत नहीं है। तुम जैसे आजाद फरोश से आदमी और क्या तवक्का कर सकता है? चाहे तुम मेरे लिए किसी गाहक की तलाश में हो। मेरा लहजा तल्ख हो गया। जो मेरे भाई के साथ किया था वही मेरे साथ करोगे? गौहर शाह के चेहरे का रंग बदला था, मगर उसने फौरी तौर पर खुद पर काबू पा लिया और फिर पहले की तरह सपाट सा चेहरा बनाकर बोला, तुम सोचने समझने के लिए आजाद हो, लेकिन कुछ पाबंदियां होंगी। अब तुमने फिर ऐसी कोई हरकत की तो इस आरामदेह कमरे की जगह इसी कोठड़ी में टाल दिए जाओगे। ठीक है, मैं डर गया। मैंने हाथ ऊपर करके इस्तज़ाइया लहजे में कहा, बंदा हल्फिया बयान देता है कि अब कोई गलत हरकत नहीं करेगा। गौहर शाह कुछ देर मुझे घूरता रहा और फिर पलट कर चला गया। मैं इसके पीछे लपका था कि दरवाजा खोलूं, मगर वो दूसरी तरफ से बंद किया जा चुका था। मैंने दूसरे दरवाजे चेक किए, मगर वो सब बंद थे। हत्ता कि इस कमरे का दरवाजा भी बंद था जिसमें मुझे होश आया था। मैं पलटकर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ आया और उसके लट्टू का जायजा लिया। बज़ाहिर इसमें कोई ऐसा खटका या लाक नहीं था जिसे दबाने से ये अंदर से नाकारा हो जाता। मैंने उसे छू कर देखा तो मुझे इसके निचले हिस्से में खफीफ सा उभार महसूस हुआ। मैंने इसे दबाने की कोशिश की, मगर वो नहीं हिला। फिर मैंने इसे दाएं बाएं सरकाना चाहा तो उसे रख गया। इसके बाद मैंने अंदर से लट्टू घुमाया तो दरवाजा खुल रहा था। इस उभार को वापस अपनी जगह करने से लट्टू अंदर की तरफ से बेकार हो जाता था। गोया ये मैकेनिज्म था। मैंने सोचा और इसे इसी पोजीशन में रहने दिया कि लट्टू अंदर से बेकार रहे और मैं अंदर आ गया। दरवाजा बंद करते ही मैं कैद हो गया था। अब मैं इसी वक्त बाहर जा सकता था जब कोई बाहर से दरवाजा खोलता। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि मैं ये राज छुपाना चाहता था कि मैं मैकेनिज्म से वाकिफ हो गया हूं। कमरे की लाइट्स खुदकार अंदाज में ऑन और ऑफ होती थी। मैंने ऐसे ही सरहाने रख के टेबल लैंप को ऑन किया और वो ऑन हो गया, यानी इसका सॉकेट काम कर रहा था। मैंने तार चेक की तो वो कालीन के नीचे जा रही थी।